स्वागत है आपका एक बार फिर से विलायत न्यूज़ पर। आइए शुरू करते हैं दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। रोजाना की तरह आज भी सबसे पहले नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर। सऊदी और यूएई ने खेली यमन में खून की होली, मासूम बच्चों सहित सैकड़ों लोगों की मौत। यमन ने भी दी चेतावनी, बुर्ज खलीफा को बनाया जा सकता है निशाना। मुसलमानों की लीडरशिप का ख्वाब देखने वाले तुर्की ने फिर बदला पैतरा। इजराइल के राष्ट्रपति को अर्दोगान ने दिया तुर्की आने का न्योता। आतंकवादियों के हमले में 11 इराकी सुरक्षा कर्मियों की मौत। आखिर कौन कर रहा है आतंकी गुटों का सपोर्ट? मुंबई की 20 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 2 लोगों की हुई मौत, 15 लोग झुलसे। खबरों की शुरुआत करेंगे यमन के ऊपर की गई सऊदी गठबंधन द्वारा भीषण बमबारी से। शुक्रवार को यमन के सादा प्रांत के कई इलाकों पर सऊदी और अमीराती लड़ाकू विमानों ने भीषण बमबारी की है, जिसमें मासूम बच्चों समेत सैकड़ों बेगुनाह लोगों के मारे जाने की खबर है। हमलावर सैन्य गठबंधन के लड़ाकू विमानों ने सादा की एक जेल को भी निशाना बनाया, जिसमें 77 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 140 से अधिक जख्मी हो गए हैं। सऊदी अरब और यूएई द्वारा यमन में इस भयानक कत्लेआम के बाद यमनी आर्म्ड फोर्सेस के प्रवक्ता यहिया सरी ने यूएई में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। 2015 से जारी सऊदी गठबंधन के वहशियाना हमलों के जवाब में पिछले ही हफ्ते यमनी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अबू धाबी एयरपोर्ट और तेल रिफाइनरी समेत कई रणनीतिक लक्ष्यों को निशाना बनाया था। यमनी टीवी चैनल अल मसीरा ने सादा प्रांत से रिपोर्ट दी है कि इस हमले में हताहत व घायल होने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और मलबे के नीचे से घायल व हताहत होने वालों के निकाले जाने का काम जारी है। अल मसीरा की रिपोर्ट के अनुसार जिस जेल पर सऊदी गठबंधन ने हमला किया है उसमें लगभग 2500 लोग थे और राहत कर्मी उन लोगों की खोज में भी हैं जो इस हमले में जान बचाने में कामयाब हो गए हैं। सऊदी गठबंधन ने यमन की अल हुदैदा बंदरगाह पर भी बमबारी की है। सऊदी गठबंधन ने दावा किया है कि अल हुदैदा बंदरगाह जहाज़ों के लिए खतरनाक है और इस बंदरगाह से हथियारों की तस्करी की जाती है। इस बीच शुक्रवार देर रात यमन की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद ने चेतावनी देते हुए ये कहा है कि सऊदी अरब और अमीरात द्वारा किए गए कत्लेआम का जवाब जरूर दिया जाएगा। चेतावनी में कहा गया है कि विदेशी नागरिक और कंपनियां यूएई को छोड़ दें। शुक्रवार को यमन की राजधानी सनआ में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सैन्य गठबंधन के हमलों की निंदा की और यमन में जारी युद्ध अपराधों पर विश्व समुदाय की चुप्पी पर सवाल उठाए। सनआ और अल हुदैदा में सऊदी गठबंधन के हालिया हमलों की निंदा में प्रदर्शन कर रहे हजारों यमनियों ने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अगली खबर में हम बात करेंगे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने इसी हफ्ते मंगलवार को कहा था कि इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग जल्द ही तुर्की के दौरे पर आ सकते हैं। अर्दोगान ने संवाददाताओं से यह भी कहा था कि इजराइल और तुर्की के बीच ऊर्जा समझौता भी हो सकता है। अर्दोगान ने कहा था कि हम अभी इजरायली राष्ट्रपति हर्जोग से बातचीत कर रहे हैं, वो तुर्की के दौरे पर आ सकते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट का भी सकारात्मक रुख है। हम अपनी तरफ से पारस्परिक फायदे के लिए सभी जरूरी कोशिशें करेंगे। नेता के रूप में हमें एक दूसरे से लड़ने के बजाय शांति के साथ रहना चाहिए। तुर्की की कमान रजब तैयब अर्दोगान के हाथ में आने के बाद से इजराइल के साथ इस देश के दो तरफा संबंध उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। फिलिस्तीन के मुद्दे पर अर्दोगान इजराइल को लेकर हमलावर रहते हैं, लेकिन द्विपक्षीय रिश्तों को उन्होंने कभी खत्म नहीं किया। अर्दोगान ने 2005 में इजराइल का दौरा भी किया था। पिछले साल जब मई महीने में इजराइल की तत्कालीन बेन्यामिन नेतन्याहू की सरकार ने
गजा पर हमले शुरू किए थे तो अर्दोगान ने सभी इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की थी, लेकिन अंदर ही अंदर इजराइल से संपर्क भी बनाए हुए थे। अर्दोगान के बारे में कहा जा रहा है कि वो राजनीतिक कैरियर के सबसे मुश्किल दौर में हैं। देश में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गई है। राष्ट्रीय मुद्रा लीरा भी ऐतिहासिक रूप से कमजोर हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति बहुत ठीक नहीं है और अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने उन्हें अलग थलग कर रखा है। ऐसे में अर्दोगान मुसलमानों की लीडरशिप के अपने पुराने ख्वाब को भुलाकर इजराइल, सऊदी और यूएई से दोस्ती करने में लगे हैं। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि तुर्की के राष्ट्रपति अपने घर में बढ़ते आर्थिक संकट के बीच इजराइल को लेकर ऐसी बातें कर रहे हैं। आर्थिक मुश्किलों के बीच अर्दोगान क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर में अब हम बात करेंगे इराक में आईएसआईएस द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों की। आतंकवादी गुट दाइश के ताज़ा हमले में इराक के 11 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। अल अहमद समाचार एजेंसी के अनुसार इराक के सुरक्षा सूत्रों ने बताया है कि शुक्रवार को दाइश के आतंकवादियों ने दयाला प्रांत में सेना के एक मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें इराकी सुरक्षा बलों के 11 सदस्यों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल भी हो गए हैं। सूत्रों का कहना है कि आतंकवादियों ने पूर्वी दयाला प्रांत के अल अजीम क्षेत्र में स्थित सेना के एक मुख्यालय पर अंधाधुंध हमला कर दिया। भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों द्वारा अचानक किए गए इस हमले में अधिक नुकसान इराकी सुरक्षा बलों का हुआ। हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालिया कुछ महीनों के दौरान इराक में दाइश के आतंकवादियों के हमले तेज हुए हैं। अल आलम टीवी की रिपोर्ट के अनुसार इस आतंकवादी समूह ने इस हमले को अंजाम देने के लिए अल रियाद क्षेत्र का इस्तेमाल किया, जहां भयानक सर्दी और कोहरे की वजह से सुरक्षाकर्मी सावधान नहीं थे और फौजियों की इस लापरवाही का फायदा आतंकवादियों ने उठाया। दयाला के गवर्नर मुसन्ना अल तमीमी ने हमले को सुरक्षा बलों, रक्षा मंत्रालय और खुफिया संगठनों की लापरवाही का नतीजा बताते हुए अपराधियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर बल दिया। कुछ इराकी सूत्रों ने सवाल उठाया है कि दाइश के नाबूद हो जाने के बाद उन्हें फिर से जिंदा करने की कोशिश कौन कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका की निगरानी और सऊदी अरब के पैसों के साथ तुर्की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगली बड़ी खबर है मुंबई से, जहां 20 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग झुलस गए हैं। मुंबई के तारदेव इलाके के गोवालिया टैंक में गांधी अस्पताल के सामने कमला बिल्डिंग की 18वीं मंजिल पर सुबह 7 बजे आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने बताया है कि घायलों में से 3 लोगों की हालत गंभीर है और बाकी 12 घायलों की हालत स्थिर है। मध्य मुंबई के तारदेव इलाके के गोवालिया टैंक में गांधी अस्पताल के सामने कमला बिल्डिंग की 18वीं मंजिल पर सुबह करीब 7 बजे आग लग गई। इसकी सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। सभी घायलों को पास के भाटिया अस्पताल ले जाया गया। उनमें से 12 को सामान्य वार्ड में भर्ती कराया गया है क्योंकि उनकी हालत स्थिर है, जबकि 3 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। भाटिया अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि 2 लोगों की इस हादसे में झुलसकर मौत हो गई है। बीएमसी के एक अधिकारी ने कहा है कि इसे लेवल 3 यानी बड़ी आग के रूप में चिन्हित किया गया है। अधिकारी के मुताबिक मौके पर 13 दमकल गाड़ियां और अन्य लोग आग बुझाने के अभियान में शामिल हैं। अधिकारियों ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा है कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारा आज का बुलेटिन बस यहीं पर ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि अगली न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।